आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइको एजुकेशनल प्रोफाइल, जिसका करंट वर्जन चल रहा है आपका थर्ड वर्जन जो है चल रहा है। पहले पैप आया, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको पैप के नाम से जानते हैं। उसके बाद पैप आर आया, देन अब जो करंट स्टेटस चल रहा है इसका पैप 3 का जो है चल रहा है। तो डिटेल में आज हम बात करेंगे पैप 3 के बारे में कि ये टूल किसके लिए बनाया गया, कब यूज़ किया जाता है और किस एज ग्रुप जो है किया जाता है, क्या उसकी स्कोरिंग रहती है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या एरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है थोड़ी भी हेल्प कर रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप हमें सोशल मीडिया यानी आप इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए जल्दी से जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर दीजिए। तो आज की क्लास भी हम शुरू करते हैं, देखते हैं साइको एजुकेशनल प्रोफाइल आपका वर्जन 3 जो है वो क्या कहता है और क्या उसके अंदर क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले टूल आया था पैप, जिसको हम लोग साइको एजुकेशनल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। ये आया था 1979 में। उसके बाद इसे अपडेट किया गया और इसका नाम रखा गया आपका पैप आर यानी साइको एजुकेशनल प्रोफाइल रिवाइज्ड, जो आया था 1990 में। उसके बाद जो करंट चल रहा है हमारा पैप 3 साइको एजुकेशनल प्रोफाइल थर्ड वर्जन। अब ये जो है बना था आपका 2004 में, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 2005 के अंदर। पैप 3 एक स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन असेसमेंट टूल है, जिसके अंदर जो है बच्चे को हम लोग कोई एक्टिविटी देते हैं, बच्चा करता है, देन वो किस तरीके से कर रहा है ऑब्जर्व करके जो है असेस किया जाता है। एक डेवलपमेंट अप्रोच पर बेस्ड है ये। डेवलपमेंट अप्रोच पे किस तरीके से बेस्ड है ये कि जो भी एक्टिविटी प्लान की गई हैं इसके अंदर वो अकॉर्डिंग टू एज है। एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि 2 साल के बच्चा ये कर लेता है, 3 साल का बच्चा ये एक्टिविटीज़ कर लेता है। तो एक सीक्वेंस है, या कह सकते हैं डेवलपमेंट माइलस्टोन पर जो है बेस्ड है। ये टूल जो है एरिक शॉपलर और उनकी टीम द्वारा डेवलप किया गया। एरिक शॉपलर आप जानते ही होंगे, अगर ऑटिज़म फील्ड से हैं आप तो बहुत फेमस जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। बहुत जगह इनका नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे टूल्स जो हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पर फेमस हमारा जो टीचिंग स्ट्रक्चर है वो, यानी हमारा जो टीच है वो एरिक शॉपलर द्वारा डेवलप किया गया। इसके अलावा कार्स आपने सुना है, वो भी डेवलप किया गया। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो इनके द्वारा ही दी गई ऑटिज़म पर। तो बहुत जगह आप इनका नाम सुनेंगे एरिक शॉपलर का। इसे करने में 45 से 90 मिनट्स जो है टाइम दिया गया है, कितना ही लगता है। और यंगर्स के लिए यानी 6 मंथ्स तक के से लेकर 7 साल तक के बच्चों के लिए ही ये टूल बनाया गया है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑटिज़म से ग्रसित हैं, साथ ही साथ कह सकते हैं नॉन वर्बल चाइल्ड हैं, अटेंशन पुअर हो, कंसंट्रेशन पुअर हो, या ऐसे बच्चे जिसके ऊपर हम लोग फॉर्मल टेस्टिंग सिचुएशन जो है अप्लाई नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर्मल टेस्टिंग सिचुएशन होती क्या है? ये जब भी हम कोई फॉर्मल असेसमेंट करते हैं तो हर असेसमेंट टूल के साथ उसके कुछ क्राइटेरिया दे रखे होते हैं, तो उस क्राइटेरिया को जो है फुलफ़िल हमें करना ही होता है। तो अगर वो टूल अगर मैं इस बच्चे पे अप्लाई कर रही हूँ तो वो जो सिचुएशन अगर उस बच्चे पे अप्लाई नहीं हो पा रही है या उसमें वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम लोग पैप आर जो है यूज़ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसमें ऑटिज़म के फीचर्स नज़र आने चाहिए, अटेंशन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, और हो सकता है कि वो नॉन वर्बल हो, तो उन पे ये अप्लाई कर सकते हैं ये टूल। मैंने हो सकता है नॉन वर्बल इसलिए बोला कि अगर नॉन वर्बल नहीं भी होगा तो भी उस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर नॉन वर्बल हुआ तो भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पैप 3 का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पैप 3 जो है 2 भागों में डिवाइड है, परफॉर्मेंस और केयर गिवर रिपोर्ट। परफॉर्मेंस जो सेक्शन है वो 3 एरिया बेस्ड है, कम्युनिकेशन, मोटर और माल अडप्टिव बिहेवियर। ये 3 एरिया इसमें कवर किए गए हैं। तीनों एरिया के अंदर मिलाकर जो है 10 सब टेस्ट हैं, और ये सब टेस्ट के अंदर जो है आपका 6 जो हैं कम्युनिकेशन और मोटर बेस यानी हमारा कह सकते हैं डेवलपमेंट एबिलिटीज़ हैं। 4 जो सब टेस्ट हैं वो माल अडप्टिव बिहेवियर बेस्ड हैं। पिक्चर देखकर आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो पिक्चर है आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो है उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं 3 एरिया हैं इसके अंदर, कम्युनिकेशन, मोटर और माल अडप्टिव बिहेवियर। कम्युनिकेशन के अंदर जो है फिर 3 सब टेस्ट हैं। सबसे पहला है कॉग्निटिव वर्बल एंड प्री वर्बल। सेकेंड सब टेस्ट का नाम है आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। थर्ड सब टेस्ट है आपका रिसेप्टिव लैंग्वेज। मोटर स्किल के अंदर अगेन 3 सब टेस्ट हैं आपका। सबसे पहला है हमारा फाइन मोटर, सेकेंड है ग्रॉस मोटर, थर्ड है विजुअल मोटर इमिटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं आपका माल अडप्टिव बिहेवियर की। इसमें 4 सब टेस्ट हैं। सबसे पहला है इफेक्टिव एक्सप्रेशन, सेकेंड है सोशल रेसिप्रोसिटी,
थर्ड है करेक्टरिस्टिक्स मोटर बिहेवियर, फोर्थ है करेक्टरिस्टिक वर्बल बिहेवियर। केयर गिवर रिपोर्ट है नेक्स्ट हमारी, और केयर गिवर रिपोर्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला पार्ट है वो क्लिनिकल सेक्शन है और उसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें जो है हमारा बच्चे की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखना है, उसकी सिवियरिटी को देखना है कि कितनी है उसकी सिवियरिटी, यानी करंट स्टेटस जानना है उसके बारे में। उसके बाद जो हमारा सेकेंड सेक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये तीनों पार्ट जो हैं बच्चे की एबिलिटी कह सकते हैं, बच्चे की परफॉर्मेंस बेस्ड है, और पेरेंट्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। सेकेंड सेक्शन के अंदर जो 3 सब टेस्ट हैं वो हैं आपका प्रॉब्लम बिहेवियर, पर्सनल सेल्फ केयर और अडेप्टिव बिहेवियर। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और केयर गिवर जो भी है, पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी होगा कि उसकी जो बच्चे की देखभाल करता है, जब उसको ध्यान रखता है, उससे क्वेश्चंस जो हैं पूछ के फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की। पेप 3 को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्मल ट्रेनिंग हो असेसमेंट करने की, यानी आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है। साथ ही साथ आपको जनरल टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, पेप 3 क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसकी स्कोरिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किन पर अप्लाई होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका 7 साल तक के जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, उनके साथ असेसमेंट करने का, फॉर्मल असेसमेंट करने का भी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है पेप 3, बट होना चाहिए कोई भी फॉर्मल असेसमेंट का। अब ऐसा तो नहीं है हमेशा ही आप शुरू से ही ट्रेंड होंगे, आप कभी ना कभी सीखेंगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको पेप 3 एटलीस्ट 2 बार किसी प्रोफेशनल के अंडर में ही अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप कैपेबल होंगे इंडिविजुअल इसको अप्लाई करने के लिए। स्पेशली इसके अंदर ये चीज़ मेंशन कर रखी है। उसके बाद इसकी स्कोरिंग की बात करते हैं। स्कोरिंग ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर बच्चा वो काम कर लेता है तो आप उसे 2 नंबर देंगे। अगर वो जो है उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आपको प्रॉम्प्ट वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आपको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, तो 1। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से फेल है, तो वो आ जाएगा 0। ये आपका ये जो 3 कैटेगरी इन्होंने स्कोरिंग के लिए दे रखी है, पासिंग 2, इमर्जिंग 1, फेलिंग 0। ये बहुत इजी स्कोरिंग है। जैसे जैसे बच्चे को आप एक्टिविटी देंगे, बच्चा करेगा और करेगा, उसके आगे आप स्कोरिंग करते जाएंगे। होपफुली मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पेप 3 जो है क्या, किस तरीके का टूल है, किस पर अप्लाई किया जाता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कितना टाइम लगता है, कितने पार्ट्स में पेप 3 को डिवाइड किया गया है, उसकी स्कोरिंग क्या है। तो बेसिकली पेप 3 जो है ओवरऑल पूरा है। थ्योरी बेहाफ पर जो मैं बात करूं, प्रैक्टिकल जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो फिलहाल जो है थ्योरी पार्ट आपका यहाँ पर डन है। क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड सीधा सा आपको कभी आ जाता है पेप 3 के बारे में, या करंट वर्जन पेप के बारे में आप बताइए, एक्सप्लेन करिए, या आ जाता है कि ऑटिज्म के लिए एक एजुकेशनल टूल को जो है डिफाइन करिए। जब भी आपको एजुकेशनल टूल के बारे में आएगा तो आप पेप ही लिखेंगे, तो उसमें आपका जो है स्क्रीनिंग टूल, डायग्नोस्टिक टूल आप नहीं घुसाएंगे, आप नहीं लिख सकते। आपको जब भी आएगा एजुकेशनल टूल ऑटिज्म के बारे में, वो भी आपका पेप के बारे में लिख सकते हैं, वो भी यंगर्स के बारे में। अगर आपको एज स्पेसिफिक नहीं कर रखी है तो आप जो है ये टूल लिख सकते हैं। अगर एज स्पेसिफिक कर रखी है आपका 0 to 7, तब भी आप ये टूल लिखेंगे। अगर बड़े बच्चों की बात की जाती है, आपका एडल्ट चिल्ड्रन की बात कर रखी है, तब यहाँ पर ये नहीं आएगा, अदर टूल आएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कि आपको क्लास समझ में आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आप हमें इंस्टा पर भी और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से